हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में गणित के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बहुपद 10x² प्लस x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है और इसका आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। तो बस यहाँ पे आपको c का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो c और a का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, 10 गुणा कर रहा है, तो a का मान यहाँ पे 10 है। और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे b का मान 1 है और c का मान कितना है, तो जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान है। तो यहाँ पे c का मान कितना है, 3 है। बस यहाँ पे आपको रख देना है अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे c का मान रखना है। तो c का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और a का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। तो यहाँ पे देखिए हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना निकल गया, 3/10 निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि AP 2, 7, 12 का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक AP दिया हुआ है और इसका पहला पद निकालना है और सार्व अंतर निकालना है। तो पहला पद को किससे सूचित करते हैं, A से सूचित करते हैं, और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, D से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कैसे निकलता है, तो जो AP का पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, यानी A का मान कितना निकल गया, हमारा 2 निकल गया। और D कैसे निकलता है, यानी सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो D यानी सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, माइनस है तो माइनस। और पहला पद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यहाँ पे देखिए D बराबर कितना हो गया, 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना निकल गया है, 2 निकल गया है। और D का मान कितना निकल गया है, 5 निकल गया है। तो यहाँ पे हमारा C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 90 डिग्री हो तो साइन a माइनस कॉस a का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे a बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको साइन a और कॉस a का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन a माइनस यहाँ पे कॉस a। अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपको क्या रख देना है, तो 90 डिग्री रख देना है। तो यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन, और a का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और फिर a की जगह पे कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि a का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति का टेबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस है तो माइनस,
और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगर त्रिकोणमिति का टेबल याद नहीं है तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए sin a माइनस cos a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि AP 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 29d होता है। एक कम करके लिखा जाता है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि 21वां पद का फॉर्मूला लिखिए तो 21वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस 20d होगा। एक कम करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई बोलेगा कि 15वां पद का फॉर्मूला लिखिए तो 15वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस 14d होगा। एक कम करके लिखा जाता है। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पे 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 29d होगा। तो यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो a क्या होता है, AP का प्रथम पद यानी पहला पद होता है। तो AP का पहला पद कितना है, 2 है। तो a का मान हमारा 2 निकल गया। अब हम यहाँ पे d निकालेंगे। तो d क्या होता है, सार्वंतर होता है। और सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे d का मान 4 निकल गया और a का मान 2 निकल गया। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 30वां पद बराबर, अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 29 है तो 29, और d का मान कितना है, तो d का मान 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए आपको 30वां पद निकालना है। तो सबसे पहले 29 में 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा और फिर आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 प्लस, अब इसे हम गुणा कर लेते हैं। 4 9 36 के 6 और हाथ में लगा यहाँ पे 3, यानी हार्सिल हमारा 3 हुआ, और 4 दूनी 8 और 3 11। अब इसे जोड़ दीजिए। 30वां पद हमारा निकल जाएगा 116 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो हमारा 30वां पद 118 निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि 2√5 बटा √5 कौन सी संख्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए √5 से √5 कट जाएगा, यहाँ से रूट हट गया, बस यहाँ पे 2 बचा। तो 2 कौन सी संख्या है, तो आपको पता है कि 2 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही संख्या रहता 2 बटा √5, तो यहाँ पे देखिए इसमें √5 रह जाएगा, रूट नहीं हटेगा। तो 2 बट्टा 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए √5 से √5 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यहाँ से रूट हट जा रहा है। तो यहाँ से जब रूट हट जाएगा तो केवल बचेगा यहाँ पे 2, और 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि बहुलक कैसे निकलता है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 सबसे ज्यादा बार आया है। 7 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको निकालना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो 7 इसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7
7 नंबर प्रश्न है कि बहुपद के x माइनस 2 का शून्यक निकालें। यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है x माइनस 2, इसका आपको शून्यक निकालना है। शून्यक यानी आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है x माइनस 2, इसका शून्यक निकालना है तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए माइनस 2 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस 2 जब बराबर के उधर जाएगा तो उधर जाके ये प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, यानी हमारा शून्य कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का लॉस और मौसा 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे दो संख्या है और उसका लॉसा कितना है, तो लॉसा यहाँ पे 50 है और मौसा कितना है, 25 है। और उसमें से पहली संख्या, यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या निकाले। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे होता है मौसा। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे भी आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको पहली संख्या का मान रखना है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 25, तो यहाँ आप लिख देंगे 25। गुणा है तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा। अब यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या आपको निकालना है, नहीं पता है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। बराबर है तो बराबर, और लौसा कितना है, तो यहाँ पे देखिए लौसा कितना है, 50 है तो यहाँ पे लिख देंगे 50। गुणा है तो गुणा, उसके बाद मौसा, तो मौसा कितना है, 25 है तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब यहाँ पे देखिए 2 में 25 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा तो इधर बच जाएगा हमारी दूसरी संख्या, और बराबर है तो बराबर, और इधर है 50 गुणे 25। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए 25 से 25 कट जाएगा और हमारी दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम काफी आसानी से निकाल चुके हैं दूसरी संख्या। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख है तो इसका कितना हल होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने जगहों पे कट कर रहा है, तो मात्र एक जगहों पे कट कर रहा है। तो इसका यहाँ पे आलेख का हल कितना होगा, तो केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही आलेख समानांतर होता तो देख सकते हैं ये कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, कहीं भी काट नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसका एक भी हल नहीं होगा, शून्य हल होगा। अगर आलेख यही समपाती होता, एक दूसरे के ऊपर होता, तो देख सकते हैं ये प्रत्येक जगह पर यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे इसका कितना हल होता, तो अनगिनत हल होता, बहुत सारा हल होता। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज है। हम यहाँ पे चित्र बना देते हैं। ये है A, ये है B और यहाँ पे है C। यहाँ पे बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A 40 डिग्री है। जो कोण A है ये 40 डिग्री है और कोण B 70 डिग्री है। जो कोण B है ये 70 डिग्री है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोण C निकाले। जो ये कोण C है ये आपको निकालना है कि कितना डिग्री है। तो ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B और प्लस यहाँ पे लिखेंगे कोण C, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण A का मान कितना है, 40 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40 डिग्री, प्लस है तो प्लस। कोण B का मान कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री। और कोण C का मान आपको नहीं पता है, इसको निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 40 और 70 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, प्लस यहाँ पे कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण C का मान आपको निकालना है तो 110 डिग्री इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर आके क्या करेगा, घटा देगा। तो यहाँ पे कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे प्लस में 110 है तो बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 110 निकलेगा तो यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा।
जाएगा, तो हमारा कोण यहाँ पे 70 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं ट्रिक से, देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे देखिए दो कोण पता है, यानी एक कोण 40 है और दूसरा कोण 70 है, यानी दोनों का मिला के कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो दोनों यहाँ पे 180 में से 110 घटा लेंगे तो हमारा तीसरा कोण निकल जाएगा। 180 में से यहाँ पे देखिए 110 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं तो शून्यकों का योग कहते हैं। और शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो a का मान यहाँ पे 1 निकल गया। और यहाँ पे b का मान कितना होगा तो x में क्या गुणा कर रहा है 7 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे 7 और c का मान यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और b का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/1 का अर्थ क्या हुआ -7 ही हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना निकल गया -7 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े 2, 3, 5, 9, 7, 3, 6 का परिसर निकालें। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, इसका रेंज आपको क्या करना है निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से आपको छोटी वाली संख्या बस आपको घटा लेना है, इतना ही काम करना है, आपका परिसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको 9 लग रहा है, तो यहाँ पे 9 माइनस है तो माइनस। अब इसमें से आपको सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा परिसर कितना निकल गया 7 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इतना आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि परिसर कैसे निकाला जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिया जाता है, तो बस आप लोग मन में ही इसे बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन है 9 है, और छोटी संख्या कौन सी है 2 है। तो 9 में से 2 गया कितना 7, तो 7 हमारा कितना हो जाएगा परिसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉट थीटा किसके बराबर है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और एक ये भी पूछा जाता है प्रश्न की टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कॉट थीटा पूछा है, तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 3 तथा d बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको AP का 10वां पद यानी 10वां टर्म आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकलता है, तो सबसे पहले 10वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस क्या होगा 9d होगा। यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं, तो a प्लस 9d। बस यहाँ पे आपको a का मान रख देना है, d का मान रख देना है। तो a क्या होता है AP का प्रथम पद होता है, और d क्या होता है सार्वंतर होता है। और यहाँ पे a और d का मान दे दिया है, तो बस आपको रख देना है। तो यहाँ पे रख देते हैं, a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, प्लस है तो प्लस 9 है तो 9, और यहाँ पे d गुणा में होता है इसीलिए हम यहाँ पे गुणा देंगे। और d का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2।
अब यहाँ पे देखिए 10वां पद का यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 3 प्लस, इसे सबसे पहले आप गुणा कीजिए, 9 दूना 18 और फिर इसके बाद जोड़िए। सबसे पहले गुणा का काम किया जाता है, उसके बाद जोड़ का काम किया जाता है। तो हमारा 10वां पद निकल गया। यहाँ पे देखिए 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो शुरू में नंबर दिए हैं तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, यानी 625 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा और 5 से 625 कितना बार में कटेगा, यहाँ पे कटा दीजिए। 5 एकम 5, 1 गया यहाँ पे 12, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 50 25 यानी 125 बार में कटेगा। फिर ये 5 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। फिर 5 से ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 कितना बार है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 5 का अधिकतम घात 4 होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। तो विवेचक या विविधकर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ये कट रहा है तो ये कौन सा बिंदु है, तो ये मूल बिंदु है। और यहाँ पे देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। और यहाँ पे देखिए जो x अक्ष होता है इसे क्या कहते हैं, तो x अक्ष को भुज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और ये भी पूछता है कि जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष कटता है उसे क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 40 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 40 और 60, इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा, हम यहाँ पे लिख देते हैं उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। निम्न सीमा, यहाँ पे देखिए उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा और बट्टा 2। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और जब एक बार याद हो जाएगा तो इसे आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उच्च सीमा कितना है, तो उच्च सीमा ये देखिए पहला वाला ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा कितना है, 60 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 प्लस है तो प्लस। और निम्न सीमा कितना है, तो 40 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। और बट्टा के नीचे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 और बट्टा के नीचे 2। अब ये कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। तो हमारा वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 50 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको पता रहता वर्ग चिन्ह का कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, यानी दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है और इसमें 2
2 से भाग लगा देना है। तो 40 और 60 कितना हो जाएगा 100, और इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 50। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता रहता तो आप लोग जस्ट 1 सेकेंड में निकाल सकते थे। तो फॉर्मूला याद करना काफी महत्वपूर्ण है। तो फॉर्मूला हम आपको लिखाते जा रहे हैं और आपको उसे लिख के याद करते जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है वो अभाज्य होता है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो जो 2 होगा वो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और खुद 2 से कटेगा, ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 होता है। बच्चे यहाँ पे 3 पे टिक करते हैं, जो गलत हो जाता है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। जो 3 है ये भी 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, ये भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। और यहाँ पे 4 को लेंगे तो ये 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। यानी एक और खुद के सिवा ये किसी अन्य संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो 4 होता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेते हैं। 12 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। तो ये 1 और 12 के सिवा इतने संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। 14 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, तो ये 14, 1 और 14 यानी 1 और खुद के सिवा यहाँ पे 2 और 7 से कट रहा है, तो ये भी भाज्य हुआ। 21 भी देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा, यानी 1 और खुद के सिवा यहाँ पे 3 और 7 से कट रहा है, तो ये भी भाज्य है। लेकिन यहाँ पे 7 देखिए 1 से कटेगा और खुद 7 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सभी को आता है निकालने अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से कटाइए, तो 2 से 96 कितना बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 24 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 12 बार में कटेगा, 2 से यहाँ पे 6 बार में कटेगा, 2 से यहाँ पे 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है। तो यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। और 3 कितना बार है, 1 बार है। तो 2 कितना बार है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 बार है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 5 और गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5 गुणे 3, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा। अगर इसी में पूछता कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 3 में यहाँ पे देखिए 3 का घात यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का यहाँ पे अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 20 के 20 प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये समझ में आए। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो उसे दोनों में से किसी एक को ओपन कर लेना है, खोल लेना है। यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा। तो इसमें आपको लिखना है आस्क और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा
तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए क्लास 10 का और यहाँ पे आज के डेट का ही टेस्ट है, तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट पे आपको क्लिक करना है तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए 266 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं, आप भी दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कोई एक सही है। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन हैं, तो जुएंग आई हैं, तो यहाँ पे देखिए सही हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ये। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिए मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जानते हैं, तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जनेवा समझौता पे टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और हनोई यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है कि 2023 में किस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव किस विषय से रहेगा और कितना बनाना है, तो ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और नीचे में देखिए यहाँ पे हम और नीचे आइएगा तो यहाँ पे 5 विषयों का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिए हैं। तो बस इसको आपको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक मिलेगा, तो यहाँ पे सभी विषयों का आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।